अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। दिस इज़ योर फिजिक्स टीचर एस एम नासिर शाह। ओके स्टूडेंट, जैसे कि आपके इल्म में है कि हमारे पास जो है ये चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कंटिन्यू है। और थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर बेसिकली जो है हमारा चैप्टर जो है वो कंटिन्यू है, और इसके अकॉर्डिंग जो है हम फर्दर टॉपिक इसके जो है वो आगे पढ़ेंगे। और थोड़ा सा अगर मैं आपको इसके वजह से बताऊं कि हमने लास्ट टाइम हीट कैपेसिटी पढ़ा था, और इसको एक मरतबा मैं और गो थ्रू करवा के और कुछ इसकी जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंट सब्सटेंसेस की क्या जो है वो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो सकती है, आज आपसे जो है वो शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो एक मरतबा फिर जो मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था टॉपिक, उसको अगेन रिपीट कर रहा हूँ ताकि मैं वो टेबल और वो चार्ट आपसे डिस्कस कर लूँ। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, हीट कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। एनर्जी की वो अमाउंट जो हमें किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड होगी, और वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए स्टूडेंट? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 सेल्सियस होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्यू अमाउंट ऑफ हीट है, एंड डेल्टा टी जो है वो स्टूडेंट क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, कि कितना टेम्परेचर में चेंज आया है। सो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या हुई कि ऐसी एनर्जी के अमाउंट जो किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को रेस कर दे, बढ़ा दे। और कितना टेम्परेचर बढ़ा दे स्टूडेंट? 1 डिग्री, 1 सेल्सियस बढ़ा दे। इसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। और यहाँ लिखकर भी मेंशन किया है कि वेयर क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एंड डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। और इसके अगर मैं यूनिट की बात करूँ स्टूडेंट, तो क्यू अपॉन डेल्टा टी दैट मीन्स अमाउंट ऑफ हीट मेजर्ड इन जूल, एंड द चेंज इन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेंटीग्रेड और एज वेल एज केल्विन। सो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं आप, और जूल पर केल्विन भी कह सकते हैं। और आपको पता है अगर ये डिवाइड का साइन हटता है तो ये सेल्सियस की जो पावर है +1, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -1। और केल्विन की पावर जो +1 है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी स्टूडेंट? -1। तो ये हो जाएगा जूल डिग्री इनवर्स और जूल केल्विन इनवर्स। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हीट कैपेसिटी जो हमने पढ़ा कि किसी भी सब्सटेंस का जो है वो आप टेम्परेचर रेस कर दें, 1 डिग्री टेम्परेचर रेस कर दें, तो वो बेसिकली हीट कैपेसिटी हो जाता है। और इसी तरह इसकी एक डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। अगर हम बात करें स्पेसिफिक, नाम से ही जाहिर है कि अब आप उसको पर्टिकुलर कर रहे हैं, एक मखसूस जो है वो क्वांटिटी के लिए काम करेंगे। सो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम। वहाँ जो है वो मास कांस्टेंट नहीं था, यहाँ आपने मास को कांस्टेंट कर दिया है कि आपने पर्टिकुलर मास के लिए काम करना है। तो यहाँ मास 1 kg है। और बाकी डेफिनेशन आप देखें वही है जो हमने भी लास्ट टाइम पढ़ी, कि आपने उसके कितना टेम्परेचर जो है वो रेस करवाना है? 1 डिग्री टेम्परेचर रेस करवाना है। तो वहां पर जस्ट 1 डिग्री टेम्परेचर, वहां पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड थी 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, तो वो हीट कैपेसिटी था। या अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है 1 किलोग्राम। मास आपने यहाँ कांस्टेंट कर दिया स्टूडेंट। 1 किलोग्राम जब आप उस सब्सटेंस का जो है वो 1 किलोग्राम सब्सटेंस का जब आप टेम्परेचर को इंक्रीमेंट करेंगे, वो कितना इंक्रीमेंट करेंगे कि वो 1 डिग्री पर आ जाए, तो ये कहलाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, हीट कैपेसिटी क्या है? कि आपने अमाउंट ऑफ एनर्जी इतनी बढ़ानी है कि उसका 1 डिग्री, ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 सेल्सियस जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो वो हीट कैपेसिटी कहलाएगा। और जहां पर आप उस सब्सटेंस का 1 kg ले लेंगे, मास को स्पेसिफिक कर देंगे, और उसकी अमाउंट ऑफ हीट इतनी रिक्वायर्ड होगी, इतना हम उसको इंक्रीज करेंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाए, तो वो बन जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी कि फर्क आप देख रहे हैं स्टूडेंट, हीट कैपेसिटी में जस्ट अमाउंट ऑफ हीट चेंज इन टेम्परेचर था, और यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर जो है, और वहाँ पर यहाँ पर जो है मास का एडिशन हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट डिवाइडेड बाय मास इनटू टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी को भी सी से डिनोट कर रहे हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी स्टूडेंट सी से डिनोट कर रहे हैं। तो वहाँ यूनिट क्या बन रही थी? जूल पर किलोग्राम, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। और यहाँ क्या बन जाएगी? जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। और जब आप डिवाइड के साइन हटाते हैं तो जूल किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स आ जाएगा। इसकी एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है।
ओके स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, सब्सटेंस अवेलेबल हैं यहाँ पर मौजूद हैं। वाटर की बात करें तो स्पेसिफिक हीट इसका सी जो है वो कितना है, 4.18 इंटू 10 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इथाइल अल्कोहल की अगर हम स्टूडेंट बात करें तो 2.46 इंटू 10 3, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। आइस यानी बर्फ की बात करें तो 2.1 इंटू 10 3, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जूल पर किलोग्राम इन टू डिग्री सेंटीग्रेड। एल्यूमिनियम की बात करें 9.2 इंटू 10 2 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। गिलास की बात करें यानी शीशे की बात कर रहे हैं तो आप 8.4 इंटू 10 2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल पर किलोग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। आयरन की बात करें 4.5 इंटू 10 2। कॉपर की बात करें तो 3.8 इंटू 10 2। सिल्वर 2.4 इंटू 10 2। लीड की बात करें तो 1.3 इंटू 10 टू जूल पर किलोग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज गिवन है डिफरेंट सब्सटेंसेस की। सो इसके जब न्यूमेरिकल आप करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्लासेस के अंदर आपसे न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए हैं, तो वो इन सब्सटेंस का न्यूमेरिकल के अंदर सी की वैल्यू खुद गिवन देते हैं, ताकि आप उसकी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करें और आंसर को फाइनली फाइंड आउट कर लें। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये रीजन टाइप क्वेश्चन है कि वाई एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। सही है कि एवापोरेशन जो है वो जब होता है तो उसमें कूलिंग इफेक्ट क्यों होते हैं, कूलिंग इफेक्ट ही एवापोरेशन का सबब क्यों बनता है। सो सिंपल सा रीजन है, सिंपल आंसर होना चाहिए। व्हेन एवापोरेशन अकर, जब भी एवापोरेशन का प्रोसेस अकर होगा, द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, तो आप देखेंगे कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी इसके फ्रॉम इट्स सरफेस, सरफेस से हटने के लिए। यानी कि जैसे ही काइनेटिक एनर्जी उन वाटर मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी तो वो आउट बेसिकली सरफेस से क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, बाहर की तरफ चले जाएंगे। सो द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विद लोअर काइनेटिक एनर्जी, तो उन्हीं वाटर मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी, जो कि आर लेफ्ट बिहाइंड, पीछे की तरफ रह जाएंगे और वो स्केप आउट नहीं हो पाएंगे सरफेस से। सो दिस रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो क्या कर देंगे वो वाटर के टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे। और यही रीजन होता है जो कि एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, बेसिकली एवापोरेशन का जो प्रोसेस होता है वो कूलिंग का सबब बनता है। आप देखें इसकी एक मिसाल ये है कि जब आपने जो है वो कपड़ों को वॉश किया है और उसको ड्राई करने के लिए आपने उसको हैंग कर दिया है, हवा में सुखा दिया है, तो अब आप देखें कि जब एयर का प्रेशर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो क्लॉथ की सरफेस से स्केप आउट हो जाते हैं, और जो पीछे मॉलिक्यूल जो है वो लेफ्ट बिहाइंड होते हैं, वो बेसिकली उनकी लोअर काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। तो इसकी वजह से जो है वो एवापोरेशन का जो बेसिकली कॉज है वो कूलिंग इफेक्ट के ऊपर आता है। सो इसका रीजन अगर पेपर में पूछा जाएगा तो आप यही बताएंगे कि व्हेन एवापोरेशन अकर, जब एवापोरेशन अकर होगा, द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, तो जितने भी पानी के मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से स्केप आउट हो जाएंगे सरफेस से। सो द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विद लोअर काइनेटिक एनर्जी आर लेफ्ट बिहाइंड, तो जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लो होगी, वो पीछे की तरफ रह जाएंगे। और यही रिजल्ट क्या बनेगा स्टूडेंट, कि वो उस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से जो है वो हैंस एवापोरेशन कॉसेज कूलिंग। ओके स्टूडेंट, अगर आपको याद होगा तो हमने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था लास्ट टाइम। तो थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन भी आपने देखी थी कि ऐसे सब्सटेंस जिनको आप हीट प्रोवाइड करें और हीट प्रोवाइड करने के नतीजे में उनमें कुछ ना कुछ एक्सपेंशन हो जाए। अगर लेंथ वाइज एक्सपेंशन हो रही है तो हमने पढ़ा था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, जिसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था L2 इज इक्वल टू L1 इंटू वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। और अगर हम वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो उसमें 3 डायमेंशन में थर्मल एक्सपेंशन होती है, लेंथ में भी इजाफा होता है, ब्रेथ में भी इजाफा होता है, हाइट में भी इजाफा होता है। तो वो कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था V2 इज इक्वल टू V1 इंटू वन प्लस बीटा डेल्टा टी। तो ये अल्फा और बीटा, बेसिकली अल्फा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, उसका मेयार है कि डिपेंड ऑन गिवन कंडीशन के व्हाट वी हैव द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑन दैट टाइम, उस टाइम पे हमारे पास मटेरियल का नेचर क्या होगा। सही है, एल्यूमिनियम होगा तो उसका अल्फा अलग होगा, ब्रास होगा तो उसका अल्फा अलग होगा, कॉपर होगा तो उसका अल्फा अलग होगा। इसी तरीके से वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन में भी जो है वो बीटा नेचर ऑफ द मटेरियल को शो कर रहा है।
सो आप देख सकते हैं कि एज लीनियर एक्सपेंशन अकर इन वन डायमेंशन, वेयर एज वॉल्यूम एक्सपेंशन अकर इन थ्री डायमेंशन। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में वन डायमेंशन की कंडीशन है और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन में थ्री डायमेंशन की कंडीशन है। सो हैंस कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन दैट विल बी कॉल्ड बीटा इज थ्री टाइम्स देन द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो बीटा जो है बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, थ्री अल्फा के बराबर होता है। कि जहाँ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में थ्री से जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो थ्री डायमेंशन की कंडीशन में चल जाएगा और वो बीटा यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि एक डायग्राम मैंने जो है वो चार्ट की फॉर्म में आपको डिस्प्ले करवाई है कि जिसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है पर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बीटा की वैल्यूज अवेलेबल है। और यहाँ पर जो है वो बेसिकली अल्फा की वैल्यूज अवेलेबल है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। अब देखें कंडीशन क्या है यहाँ पर। एल्यूमिनियम की वैल्यू कितनी है, 25 × 10⁻⁶। ब्रास और ब्रॉन्ज की वैल्यू कितनी है, 19 × 10⁻⁶। ब्रिक 9 × 10⁻⁶। कॉपर 17 × 10⁻⁶। ग्लास 9 × 10⁻⁶। और पायरेक्स 3 × 10⁻⁶। आइस 51 × 10⁻⁶। आयरन और स्टील 11 × 10⁻⁶। लीड 29 × 10⁻⁶। ये सब अल्फा की वैल्यूज हैं स्टूडेंट। अगर आप बीटा निकालना चाहेंगे तो जस्ट इन थ्री को अल्फा की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बीटा की वैल्यू फाइनली आ जाएगी। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।